नोट्स खोलिएगा। ठीक है, पीछे देखिएगा कितने लोग हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसोलिडेशन की हम जो वर्किंग कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके साथ क्यूम साहब करवा रहे हैं और हम उसमें थ्योरेटिकली तौर के ऊपर बाकी सब चीज़ें कंक्लूड कर चुके हैं। लेकिन उसमें अभी हमारी एक डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहती है, तो मैं आज पहले वो डिविडेंड की एडजस्टमेंट करवाना चाहूँगा। बाकी मेरा ख्याल में आपके 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं जो कभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन वो भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, वो डिविडेंड्स की हमारी डिस्कशन है। अच्छा जनाब, होता यह है कि जब हम इंट्रा कंपनी की डिस्कशन कर रहे थे, तो इंट्रा कंपनी की डिस्कशन के अंदर उसने हमें कहा था कि कंपनी आपस में एक दूसरे को फिक्स एसेट्स बेचती हैं और आपस में एक दूसरे को इन्वेंट्रीज बेचती हैं। और हमने फिर फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज की डिस्कशन सीख ली कि हमें कैसे लेके चलना है। ऐसे उसने कहा था कि कंपनी के आपस में इंट्रा बैलेंसेस होते हैं, और हमने उसको भी सीखा कि वो इंट्रा बैलेंसेस कैसे लेके चलते हैं। वहां पर उसने हमें एंट्रीज नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन में ये जिक्र जरूर आ गया कि कंपनीज आपस में एक दूसरे को डिविडेंड देती हैं। जाहिर सी बात है, जब पेरेंट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में करेगा, तो सब्सिडरी अपना जब डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो वो डिविडेंड जो है वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा? वो डिविडेंड ऑटोमेटिकली फिर पेरेंट के पास जाएगा। अगर तो डिविडेंड दे दिया हुआ है, अगर तो वो डिविडेंड एग्जीक्यूटेड है, अगर तो वो डिविडेंड पेड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो डिविडेंड पेएबल है, अभी तक वो डिविडेंड पे नहीं किया गया, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किताबों में सब्सिडरी के अंदर एक तरफ पेबल शो हो रहा होगा और पेरेंट की किताबों में डिविडेंड रिसीवेबल शो हो रहा होगा। जब ये डिविडेंड पेबल और डिविडेंड रिसीवेबल की एंट्रीज आ रही होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर फिर इंट्रा कंपनी एलिमिनेशन का प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इस चीज को हम देखते हैं कि किस तरह होकर चलता है। डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड फ्रॉम द सब्सिडरी का आर्टिकल हम देख रहे हैं। डिविडेंड फ्रॉम द सब्सिडरी के ऊपर सबसे पहली बात कि हम जब भी डिविडेंड देखें, हमें सबसे पहले बहुत कम ये एडजस्टमेंट आती है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आ सकती है कि क्या डिविडेंड जो है वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स दिया गया है या क्या डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स दिया गया है। यानी कि वो ये कह सकता है कि कंपनी ने शेयर्स लिए और कंपनी ने यकम जनवरी को या 15 जनवरी को यकम मार्च को शेयर्स दिए, और यकम मार्च के शेयर्स देने के 3 दिनों बाद डिविडेंड मिल गया। अब जाहिर सी बात है, यकम मार्च के शेयर्स देने के अगर 3 दिनों बाद डिविडेंड मिला है, तो वो डिविडेंड वो है जो कंपनी पहले कमा चुकी हुई थी। यानी कि वो पेरेंट के हिसाब से देखें तो वो पेरेंट की एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट से नहीं कमाया गया, बल्कि वो आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया। अगर कभी इस तरह की पोजीशन आ जाए कि पेरेंट्स की एक्विजिशन के कुछ दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड अनाउंस हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कि ये डिविडेंड कौन सा है? हम कहते हैं कि ये डिविडेंड है जो कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का नहीं है, बल्कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का है। अब पेरेंट क्या करता है? पेरेंट तो अपने मुताबिक नॉर्मल एंट्री करता है और अपनी किताबों में कैश को डेबिट करता है और अपनी किताबों में इनकम क्रेडिट कर लेता है। और आपको पता है कि जो पेरेंट ने अपनी किताबों में इनकम जो है क्रेडिट कर दी हुई है, तो दर हकीकत वो फिगर कहां गई हुई है? दर हकीकत वो जो पेरेंट की इनकम होती है, वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स के अंदर गई होती है। अगर ये कंडीशन आ जाए कि डिविडेंड जो है वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स पे कर रहे हो और वो पेरेंट ने अपनी किताबों में इनकम में उस चीज को ले लिया हो, तो फिर इसका मतलब कि वो जो डिविडेंड है वो हमारे पास कहां पड़ा हुआ है? वो हमारे पास कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में पड़ा हुआ है। जनाब, दर हकीकत ये जो डिविडेंड हम अपनी किताबों में ये कहते हैं कि ये कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, ये दर हकीकत मेरा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट नहीं है, ये तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें पेरेंट को इस डिविडेंड को मैनेज करना चाहिए और इस डिविडेंड को अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करना चाहिए। तो हमारी फिर इस तरह की जगह पर एंट्री क्या बनती है? हम कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को डेबिट करते हैं और हम अपने सीओसी को इसका इफेक्ट दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को इसका इफेक्ट दे देते हैं। यानी कि हमारे पास दर हकीकत जो हमारी सीओसी को क्रेडिट देने का मतलब ये है कि डेबिट में अगर मैं एक टी अकाउंट बनाता हूं, तो होना ये चाहिए कि ये आए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
और उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कहूँ 100 रुपया और मैं कहूँ 10 रुपए मेरा डिविडेंड मुझे मिल गया, तो मेरी नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 90 की रह गई। तो हम बजाय ये 10 रुपए यहाँ पे रखने के, अगर मैं ये 10 रुपए यहाँ पर भी कर दूं और यहाँ पर ये फिगर ना दूं, तो फिर भी मेरा नेट जवाब कितना बनता है? 90 ही बनता है। तो हमारी एंट्री क्या बनती है? ये गलत एंट्रियां लिखी हुई हैं। हमारी एंट्री क्या बनती है? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, चूंकि बेसिकली तौर के ऊपर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में आता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंसोलिडेटेड रिजर्व में नहीं आता। और इस प्रॉफिट को हम कहां लेके जाएंगे? इसको हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस डिविडेंड को जो मैंने अपनी इनकम बनाया था, यानी कि मैंने इसकी एंट्री क्या की थी? मैंने एंट्री ये की थी, मैंने कैश डेबिट किया था और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स तो मेरे आज हैं, उस वक्त का ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था, ये मैं एंट्री कर चुका हुआ हूं। लेकिन चूंकि ये कंसोलिडेटेड रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस बन के आ गया, चूंकि ये कंसोलिडेटेड रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस बन के आ गया, तो अब मैंने अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व को रेक्टिफाई करना है, तो मैं कंसोलिडेटेड रिजर्व को डेबिट करूंगा और इसमें कहां ले जाऊंगा? सीओसी में ले जाऊंगा। तो भाई, अगर कभी कोई डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स दिया हुआ हो और पेरेंट ने उसको अपनी किताबों में अपनी नॉर्मल इनकम चार्ज कर दिया हो, तो फिर उसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या होगी? ये है उसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री। आप अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व को डेबिट करेंगे और अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से इस अमाउंट को लेस कर दें या सीओसी को इसका क्रेडिट दे दें। यहां तक ये बात क्लियर हो गई? असदुर रहमान को लाइन पे लें, हमारा को या किसी को लाइन पे लें, ताकि मुझे बात क्लियर हो कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके ऊपर। सर। जी, बात समझ आ गई बेटा? क्लियर है? जी सर। चलिए, यस सर। अब ये बात हमारी एक बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम बात को आगे लेके चलते हैं और वो डिस्कशन जो है, वो हमारी जो अगली डिस्कशन है, अब वहां पर सारे का सारी बात जो हम करेंगे वो यही करेंगे कि हमने पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड जो होगा उसके साथ क्या सलूक करके चलना है। तो पोस्ट एक्विजिशन के डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज देखनी है कि जो पोस्ट हमारा एक्विजिशन का डिविडेंड है उसको हम कैसे ट्रीट करें। तो अगर हमारे पास पोस्ट डिविडेंड जो है वो हमें मिल गया है और वहां पर सब्सिडी ने भी अपनी एंट्री बुक कर ली है, यानी कि अमाउंट रिसीवेबल नहीं है सब्सिडी से, तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें ट्रीटमेंट सिर्फ उसी वक्त करनी पड़ती है जिस वक्त बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल या पेएबल की एंट्री आ रही हो, या हम ये कहें कि अभी तक सब्सिडी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी तक पे नहीं किया, चाहे उसने वो एंट्री अपनी किताबों में इनकॉर्पोरेट की हो या ना की हो, उस कंडीशन में हमारी एंट्रीज जो है वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। मैं इसकी एंट्रीज के ऊपर हमने एक डिस्कशन रखी हुई है, उस कंडीशन के ऊपर हम करेंगे क्या? डिविडेंड पेएबल फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी एंड डिविडेंड रिसीवेबल इन द पेरेंट कंपनी, ये क्या है? जब सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो उसने कहा ये डिविडेंड पेएबल है, और आपकी पेरेंट कंपनी ने उसको अपनी किताबों में रिसीवेबल को बुक कर दिया तो ये रिसीवेबल है। तो बेटा, दर हकीकत ही आपस में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है। ये दोनों चीजें जो है ये इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका अफेक्ट जो है वो निल करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी किताबों में डिविडेंड पेएबल आ रहा होगा, उस डिविडेंड पेएबल में अगर मेरी 100% एक्विजिशन नहीं है, तो भाई मैं अगर अज्यूम करूं कि यहां पर 100 रुपए का डिविडेंड पेएबल है और मेरी 80% की मेरी एक्विजिशन है, तो मेरे पास तो 80 रुपए का रिसीवेबल आ रहा होगा। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो बाकी 20 रुपए हैं वो क्या है? वो बेसिकली तौर के ऊपर एनसीआई का हिस्सा है। वो डिविडेंड पेएबल किसका है? वो एनसीआई का हिस्सा है। हमें उसको एनसीआई के अंदर लेके जाना पड़ता है। ठीक होगी बात सर? तो वो हमारा एनसीआई का डिविडेंड पेएबल है। और इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज ग्रेटर देन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देन इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री, ये उन्होंने बात बताई, वो मैं इस बात को दोबारा मतलब कि यहाँ पर नहीं मूव करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ प्री एक्विजिशन डिविडेंड की बात कर चुका हुआ हूं कि वो डिविडेंड जो कि हम अपनी एक्विजिशन के फॉरेन कंपनी, फॉरेन सब्सिडी अनाउंस कर दे, हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और मैंने आपके साथ उसकी एंट्री शेयर कर ली। उसको आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट करके चलना है। अब हमारे पास सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? सिचुएशन ये हुई कि सब्सिडरी ने डिविडेंड जो था वो डिक्लेयर कर दिया और फिर उसको पे भी कर दिया, और दोनों कंपनीज ने अपनी अपनी किताबों में उस इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। सब्सिडरी ने उस डिविडेंड को डिक्लेयर किया, पे कर दिया, उसने अपनी किताबों में एक्सपेंस शो कर दिया, और आपके पेरेंट ने उस डिविडेंड को अपनी किताबों में इनकम शो कर दिया। दोनों ने अपनी अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर ली। मुबारक हो, यू नीड टू डू नथिंग। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
अगर डिविडेंड जो है वो सब्सिडरी ने डिक्लेयर कर दिया है और दूसरी कंपनी आपकी यानी कि पेरेंट उसकी किताबों में उसने अपनी उसको अपनी इनकम बनाना था, तो फिर यहां पर हमारे पास ऑप्शन हो सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
एक मिनट ठहरना। हम जो अगर तो डिविडेंड हमारे पास रिसीव हो गया और हमने वो डिविडेंड की अपनी एंट्री जो है वो रिसीव कर ली, तो देन वी हैव टू मूव ऑन। अगर हमारे पास डिविडेंड रिसीव नहीं होता, आइएगा यार नोट्स इसके ऊपर आया। अगर हमारे पास डिविडेंड जो है हमारे पास वो रिसीव हो जाता है, जिस तरह हमने बात कही कि हमारे पास एक डिविडेंड की एंट्री आती है और वो जो डिविडेंड था वो हमारे पास क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। ठीक है, पेरेंट ने रिसीव कर लिया और सब्सिडी ने पे कर दिया। इसने पे कर दिया और पेरेंट ने रिसीव कर लिया, तो हमारे पास कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नो इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नाउ देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास डिविडेंड था और वो डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। वो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जाहिर सी बात है वो एस लिमिटेड किताबों ने वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो फिर यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन कि पेरेंट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और दूसरी ऑप्शन है पेरेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करने का मतलब यह हुआ कि पेरेंट उस डिविडेंड को अपनी किताबों में रिसीवेबल रिकॉर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, पे नहीं हुआ। याद रखिएगा, मैंने अभी पिछली स्लाइड जो आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने आपको ये एंट्री क्लियर कर दिया है कि अगर डिविडेंड जो है यहां पर, जैसा मैंने बात की, हमारे पास डिविडेंड है और वो डिविडेंड पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया और पेरेंट ने रिसीव कर लिया, सब्सिडी ने पे कर दिया, तो फिर ये किसी किस्म की बैलेंस शीट की आइटम नहीं है, तो हमारा कोई इंपैक्ट नहीं होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की आइटम उसी वक्त बनेगी जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा लेकिन अभी पेड नहीं होगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब यह हुआ कि सब्सिडरी की किताबों में, सब्सिडरी की इंडिविजुअल किताबों में हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारे पास डिविडेंड पेएबल आ रहा होगा। और जब हम कहते हैं पेरेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, तो यहां पर पेरेंट की किताबों में क्या आ रहा होगा, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा होगा। ठीक होगी बात सर? अब मैं अगर इस एंट्री को लेकर चलता हूं तो डिविडेंड पेएबल और डिविडेंड रिसीवेबल की हमारे पास ये दो फिगरें आ रही हैं। हमने जब अपनी बैलेंस शीट देखनी है तो हमारे पास एक डिविडेंड पेएबल आ रहा होगा, ये डिविडेंड पेएबल सब्सिडरी किताबों में होगा, और डिविडेंड जो रिसीवेबल होगा ये हमारे पास इन द बुक्स ऑफ द पेरेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। नाउ हाउ वी हैव टू डू इट, हम इसे कैसे लेके चलते हैं, हमें इसे कैसे लेके मूव करना होता है? तो हमने इसके लिए तरीकाकार ये करना है, हमने एक अकाउंट खोलना है और उसका नाम रखना है डिविडेंड एलिमिनेशन अकाउंट। क्या नाम रखा? डिविडेंड एलिमिनेशन अकाउंट। और आपने क्या किया, जो आपकी किताबों में ये डिविडेंड पेएबल आ रहा था सब्सिडरी का, इसको आपने यहां पर, इस डिविडेंड पेएबल को आपने यहां पर एज एन ओपनिंग बैलेंस अपनी पास एज अ डिविडेंड एलिमिनेशन अकाउंट में एज अ क्रेडिट एंट्री ले आना है। मैं अज्यूम करके चलता हूं, मैं अज्यूम करके चलता हूं कि ये 100 रुपए की फिगर है, तो फिर मेरे पास यहां पे क्या फिगर आ गई, 100 रुपया। और अगर मेरी शेयर होल्डिंग 80% की थी तो फिर 80 रुपीज से यहां पर मेरी किताबों में रिसीवेबल की एंट्री आ रही होगी। ये डिविडेंड रिसीवेबल कहां लेके जाना है? इस डिविडेंड रिसीवेबल को आपने इन द बुक्स ऑफ द
ये डिविडेंड एलिमिनेशन के अंदर फॉरवर्ड करना है, तो ये एंट्री आपकी यहां पर आ गई, तो यहां पर हमारे पास 80 रुपए ये एडजस्ट हो गए। अब जो आपके पास बाकी फिगर बची, इसके इन 100 और 20 80 को लेस करके वो कितने की बची, 20 रुपए की बची। ये 20 रुपए की जो आपके पास फिगर है, ये जाएगी आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ डिविडेंड पेएबल। जनाब फिर से बता रहा हूं, आपने क्या किया, आपने अगर तो सब्सिडरी ने डिविडेंड अनाउंस करके पे कर दिया और पेरेंट ने वो डिविडेंड रिसीव कर लिया, फिर कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर सब्सिडरी ने डिविडेंड अनाउंस किया और अभी तक उसने पे नहीं किया और किताबों के अंदर डिविडेंड पेरेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर हमारे पास दोनों की बैलेंस शीट में एक तरफ पेबल आ रहा होगा, एक तरफ रिसीवेबल आ रहा होगा, तो आपने सब्सिडरी का डिविडेंड पेएबल एलिमिनेशन अकाउंट में ले जाना है, और जो डिविडेंड रिसीवेबल है पेरेंट का, किससे डिविडेंड रिसीवेबल, फ्रॉम सब्सिडरी। अगर वो डिविडेंड रिसीवेबल किसी और कंपनी से आ रहा है जो सब्सिडरी नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो डिविडेंड जो पेरेंट का रिसीवेबल है फ्रॉम सब्सिडरी, उसको भी आपने कहां ले जाना है, एलिमिनेशन में। अगर तो दोनों आपस में निल हो जाए तो इसका मतलब 100% एक्विजिशन थी, तो कुछ भी नहीं गया। लेकिन यहां पर हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस आया, वो हमारे पास क्या आया, 20 रुपए का। इसको आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाना है एज अ डिविडेंड पेएबल। तो ये हमारे पास उस वक्त एंट्री आई, हमारे पास मैंने पूरा प्रोसीजर बोर्ड पे मूव कर दिया जिस वक्त हमारा डिविडेंड हमने अपनी किताबों के अंदर रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि आपने डिविडेंड रिकॉर्ड ना किया हो, ये वाला जो बी केस है। अगर आपने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक बात तो तय है कि बैलेंस शीट के अंदर हमने जब अपनी वर्किंग की, तो बैलेंस शीट के अंदर सब्सिडरी का डिविडेंड तो आ रहा था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिविडेंड एलिमिनेशन अकाउंट खोला और इसके अंदर जो सब्सिडरी का डिविडेंड पेबल था 100 रुपया, उसको मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास पेरेंट की किताबों में डिविडेंड है ही नहीं। पेरेंट ने उस किताबों में भी एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। अगर पेरेंट ने अपनी किताबों में ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो फिर मुझे यहां पर एक एडजस्टिंग एंट्री करनी है। और वो एडजस्टिंग एंट्री क्या करनी है, जाहिर सी बात है, जो पेरेंट का डिविडेंड है वो किसको अफेक्ट करेगा, वो मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। तो मैं डेबिट करूंगा विद द शेयर। मैं किसे डेबिट करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, डिविडेंड एलिमिनेशन को डेबिट करूंगा और क्रेडिट करूंगा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को। और ये एंट्री किससे करूंगा, शेयर ऑफ पेरेंट, जो पेरेंट का शेयर है किसके अंदर, इन डिविडेंड। जनाब तो पेरेंट का शेयर अगर 80% है और सब्सिडी ने 100 रुपया अनाउंस किया है, तो फिर ये एंट्री कितने से होगी, 80 रुपए से होगी। तो ये 80 रुपए मैंने यहां पर शो किए और दूसरा फैक्ट कहां ले गया, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में। और फिर अगेन जब ये अकाउंट क्लोज होगा, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 20 रुपए के साथ, और ये 20 रुपए कहां जाएंगे, ये मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ डिविडेंड पेबल के तौर पर शो होंगे। जनाब लीजिएगा जी असदुर रहमान को, ताकि एक दफा बात को फिर क्लियर कर लें कि मेरी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। असदुर रहमान, हुमैरा, फायजा, एनीबॉडी एल्स, हुमैरा जफर, हुमैरा। सर जी बात समझ आई बेटा? सर ये वाली बात समझ। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, लेकिन मेरे साथ साथ आप रहेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखिए मैंने पहली बात क्या कही, हम डिविडेंड की एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके साथ डिविडेंड की एंट्री डिस्कस करते वक्त मैं आपके साथ यहां पर एक और भी वर्किंग कर सकता हूं, ताकि हम डिविडेंड सारा नोट्सों से कर लें। वो क्या था, प्री एक्विजिशन। मैंने कहा था कि कई दफा डिविडेंड। जी बेटा। सर मेरा फर्स्ट 15 मिनट्स में नेट बंद हो गया था, मैंने अभी से सुनना शुरू किया। फिर आप छुट्टी करें, दूसरे बंदे को लें, किसी दूसरे बंदे को लें जिसे सुना हुआ हो। हुमैरा, असदुर रहमान, अहमद, एनीबॉडी। यार इतनी बड़ी क्लास है, आप में से कोई बंदा भी बात करने को तैयार नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई आपके साथ कोई आपको सवाल नहीं पूछ रहा। मुनीब अपने आप को अनम्यूट करें।
यस सर, आगे समझ। फिर से बात को लो के चलते हैं। अगर कभी हमने कंपनी को अक्वायर किया और कंपनी को अक्वायर करते साथ ही जो नोट्सों में एंट्रियां लिखी हुई हैं वो गलत लिखी हुई है, मैं उसको ऑन नहीं कर रहा डिविडेंड से रिलेटेड, इसलिए मैं अपने नोट्सों को मैं खुद से लिख रहा हूं। जो अगर मैंने कंपनी एक्वायर की और एक्वायर करते साथ ही उस सब्सिडी ने डिविडेंड दे दिया, तो इसका मतलब कि ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से नहीं है, बल्कि कहां से है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से है। तो हमने कहा था उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को डेबिट करेंगे और सीओसी को क्रेडिट कर देंगे। एम आई राइट जी? और ये बताया कि इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, इफ अगर कभी सब्सिडरी प्रोवाइड्स डिविडेंड, ठीक है, इमीडिएटली हमने कंपनी को अक्वायर किया एंड द सब्सिडरी प्रोवाइड्स डिविडेंड इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन। मैंने यहां पर एक्विजिशन की और सब्सिडरी ने इमीडिएटली डिविडेंड अनाउंस करके पे कर दिया, तो याद रखिएगा ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का है। तो हमने इसको चूंकि अपनी किताबों में रॉन्गली तौर के ऊपर कंसोलिडेटेड रिजर्व में अपना इफेक्ट दे दिया हुआ है, हमने इसको रॉन्गली तौर के ऊपर अपनी इनकम बना लिया था। ये मेरी इनकम नहीं थी, तो मुझे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, तो मैंने कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को डेबिट किया और उस डिविडेंड की अमाउंट से सीओसी को क्रेडिट किया। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन ना हो बल्कि वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन होता और वो डिविडेंड पे हो चुका होता, सब्सिडरी ने उसको पे कर दिया और आपके पेरेंट ने उसको रिसीव कर लिया, तो मैंने बताया इस कंडीशन में हमें कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट में किसी किस्म की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो हमने डिविडेंड पेड के दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए। हमने डिविडेंड पेड में सिनेरियो 1 भी डिस्कस कर दिया, जहां पर हमने ये सीखा कि अगर कभी डिविडेंड पेड हो और वो प्री एक्विजिशन में हो तो फिर हमने क्या करना है। अगर वो प्री एक्विजिशन का डिविडेंड नहीं है बल्कि पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड है और वो पेड और रिसीव्ड हो गया है, तो फिर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। अब हम आगे आ गए। हमने कहा जी दूसरा सिनेरियो ये है कि सब्सिडरी ने डिविडेंड पे करना था, उसने अपनी किताबों में डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी। अब इसमें आगे दो सर्कमस्टांसेस हैं कि या तो पेरेंट ने रिकॉर्ड कर लिया वो डिविडेंड जो अभी मिला नहीं, या पेरेंट ने वो रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा अगर पेरेंट ने वो डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया और मैंने सिनेरियो बनाया कि मेरी एक्विजिशन कितनी है, मेरी एक्विजिशन जो है मेरी जो एक्विजिशन है दैट इज 80%। मैंने 80% एक्विजिशन की हुई है, तो मैंने कहा अगर 100 रुपए का डिविडेंड सब्सिडरी अनाउंस करेगी तो उसकी किताबों में 100 रुपए का डिविडेंड पेएबल होगा, और अगर रिकॉर्डेड हो गया हुआ है पेरेंट का तो फिर 100 रुपए में से 80 रुपए पेरेंट को मिलेंगे, तो पेरेंट की किताबों में 80 रुपए क्या आ रहे होंगे? डिविडेंड रिसीवेबल आ रहे होंगे। और मैंने उसको फिर यहां पर आपको टी अकाउंट से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो एक अकाउंट टी अकाउंट खोलेंगे उसका नाम रखेंगे डिविडेंड एलिमिनेशन, और जो सब्सिडरी का डिविडेंड पेएबल है वो एलिमिनेशन में ले आएंगे, और जो आपके पेरेंट का डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी है उसको भी आप डिविडेंड एलिमिनेशन के डेबिट पे ले आएंगे। अब जो आपकी डिफरेंशियल अमाउंट बचेगी 20 रुपए की, वो बैलेंस शीट में चले जाएगी, और वो किस नाम से जाएगी बैलेंस शीट के अंदर? डिविडेंड पेएबल के नाम से जाएगी। यानी कि एनसीआई को जो डिविडेंड देना होता है वो ग्रुप की लायबिलिटी होती है, लेकिन ये लायबिलिटी एनसीआई में क्लब नहीं होती, ये सेपरेट डिविडेंड पेएबल के तौर के ऊपर शो होती है। एम आई राइट जी? बात समझ आ गई ये वाली? यस सर। और फिर मैंने कहा कि अगर अज्यूम कर लें कि सब्सिडरी ने डिविडेंड तो अनाउंस कर दिया था, तो सब्सिडरी ने उसके अकाउंटेंट नलायक था क्यूम की तरह और उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं कही, तो फिर हम क्या करेंगे? उस सब्सिडरी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया था लेकिन पेरेंट का अकाउंटेंट नलायक था, उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने कहा वैसे ही अकाउंट बनाएंगे एलिमिनेशन का, सब्सिडरी का पेएबल यहां पर ले आएंगे, और इस दफा एक हम एडजस्टिंग एंट्री डालेंगे कि किसी तरीके के साथ पेरेंट अपना अकाउंट जो है, पेरेंट अपना डिविडेंड अनाउंस करने के लिए उसको इनकॉर्पोरेट करे, तो पेरेंट का डिविडेंड जो है वो
प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट देता है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट किसको किया, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को, और डेबिट किसको किया, एलिमिनेशन अकाउंट को। एलिमिनेशन अकाउंट डेबिट, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स अकाउंट क्रेडिट। और फिर हमने क्या किया, हमने कहा जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो कहां जाएगा, मैंने कहा वो क्लोजिंग बैलेंस डिविडेंड का आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा एज अ डिविडेंड पेएबल। ठीक होगी बात जी। इसी तरीके के साथ हम एक और बात भी यहां पे, चूंकि डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो वो भी लिख दूं ताकि डिविडेंड की बात कंक्लूड हो जाए। अगर पेरेंट ने किसी को डिविडेंड देना है, पेरेंट की किताबों में अगर कोई डिविडेंड पेएबल आ रहा है, पेरेंट की बैलेंस शीट में अगर कोई डिविडेंड पेएबल आ रहा है, अभी तक मैंने सब्सिडरी की बात की थी, पेरेंट की बात नहीं की थी, अगर पेरेंट की किताबों में कोई डिविडेंड पेएबल आ रहा है तो बेटा वो पेरेंट का जो डिविडेंड पेएबल है वो कहां जाएगा, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी जाएगा। तो हमने जो एडजस्टमेंट्स की बात की वो सब्सिडरी की हमने बात की थी। अगर कभी पेरेंट की किताबों में डिविडेंड पेएबल आ रहा होगा तो वो कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। तो जनाब ये आपकी डिविडेंड से रिलेटेड एंट्रीज हैं। आपको जो डिविडेंड से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपकी डिविडेंड से रिलेटेड आपकी एंट्रीज हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। इसी तरीके के साथ एक आधी एडजस्टमेंट और है, वैसे तो पेपर में कभी इसका जिक्र नहीं आया लेकिन पहले एक दफा एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सिडरीज हो, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बात बड़ी छोटी सी है, मैं सिर्फ इसलिए उसको आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, मोर देन वन सब्सिडरी। अगर आपकी मोर देन वन सब्सिडरी हो तो फिर क्या करना है। अगर कभी आपकी मोर देन वन सब्सिडरी हो तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही सीओसी बनाएंगे, ऐसे ही, लेकिन आप क्या करेंगे, अब आप सीओसी के दो अकाउंट बनाएंगे, सीओसी 1 और सीओसी 2। सीओसी 1 फर्स्ट सब्सिडरी का होगा और सीओसी 2 जो है वो सेकंड सब्सिडरी का होगा। और उसके बाद यहां पर एस लिमिटेड रिजर्व्स में आप दोनों को डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस लिमिटेड रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों, मतलब जिस तरह ये अभी हमने किया, दोनों के एस लिमिटेड रिजर्व्स, एस लिमिटेड रिजर्व 1, एस लिमिटेड रिजर्व 2, यहां पर जो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स बनाने हैं वो इकट्ठे बनाएंगे और जो आपने एनसीआई बनाना है वो इकट्ठा बनाएंगे। यानी कि हमने क्या किया, सीओसी फर्स्ट सब्सिडरी के लिए सीओसी 1 भी सेपरेट कर लिया और सेकंड सब्सिडरी के लिए सीओसी 2 बना लिया। फर्स्ट सब्सिडरी के लिए एस लिमिटेड रिजर्व 1 बना लिए और सेकंड सब्सिडरी के लिए एस लिमिटेड रिजर्व 2 बना लिए। सारा प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेशन वैसे ही होगा। पहले आप पहली सब्सिडरी की बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो उसके क्लोज करते वक्त सीओसी 1 और एस लिमिटेड के ये दो अकाउंट यूज करेंगे। जब दूसरी सब्सिडरी की बात करेंगे तो उसके लिए ये अकाउंट यूज करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन सेम होगा। इज इट क्लियर जी? सो जस्ट अबंडेंट क्वेश्चन, मुझे कोई क्वेश्चन मिला तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, लेकिन मेरे मुताबिक टास्क पेपर्स में क्वेश्चन एक आया हुआ है, लेकिन आपके यहाँ मोर देन वन सब्सिडरीज शामिल नहीं है। अगर कभी मोर देन वन सब्सिडरीज हो तो आप सीओसी के अकाउंट सेपरेट बनाएंगे और एस लिमिटेड के अकाउंट सेपरेट बनाएंगे। बाकी सारी कंसोलिडेशन वैसे ही होकर चलेगी। लेट्स मूव विद द क्वेश्चंस। आइएगा जी क्वेश्चन के ऊपर, और मैं देख लूं जहां पर कोई डिविडेंड की एंट्री हो। क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया हुआ है, इसमें डिविडेंड नहीं है मेरे ख्याल में। देखिएगा किसी क्वेश्चन में अगर डिविडेंड हो तो मुझे बताइएगा। मैं अच्छा जी, यहां पर हमारे पास, अच्छा एक चीज मैं फिर दोबारा नोट्स पे आइएगा, आई एम रियली सॉरी, नोट्स पे आइएगा। मैंने जो आपके साथ ये भी डिविडेंड की बात की, मैंने जो भी आपके साथ ये जो डिविडेंड की बात की, ये सारी की सारी बात, ये सारी की सारी बात मैंने जो भी आपसे कही, ठीक है, तो भाई जो मैंने आपके साथ डिविडेंड की बात कही वो सारी की सारी बात वो सेम है फॉर इंटरेस्ट। इज इट क्लियर जी? जो बात सिर्फ फर्क क्या करना है, अगर कभी इंटरेस्ट होगा तो आपने इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, इंटरेस्ट पे हो गया है, फिर तो कोई एंट्री नहीं। लेकिन अगर आपस में इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल है तो आपने इस दफा कौन सा अकाउंट खोलना है,
इंटरेस्ट एलिमिनेशन अकाउंट खोलना है। कौन सा अकाउंट खोलना है? इंटरेस्ट एलिमिनेशन। और फिर वैसे ही करना है, सब्सिडरी का इंटरेस्ट पेएबल आपने ले आना है, पेरेंट का इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने नेट ऑफ कर देना है, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो आपका ग्रुप का इंटरेस्ट पेएबल बन जाएगा। कोई एंट्री चेंज नहीं है। जहां पे लफ्ज डिविडेंड एलिमिनेशन लिखा हुआ था वहां पे वर्ड क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो यहां पर जब आप डिविडेंड की एंट्री सीख लेते हैं तो वही सेम एंट्री आपकी इंटरेस्ट के लिए भी चालू है। जनाब आइएगा जनाब क्वेश्चन के ऊपर, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा। पीछे आइएगा जरा, क्वेश्चन पे आइएगा। क्यूम साहब भी आपसे क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 के भी नहीं किया हुआ, डिस्कस हो गया ये वाला, ताकि मैं और डिस्कस नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। चलिए जनाब कोई मसला नहीं, लेट्स गो विद दैट। हमारे पास यार ये तो मैंने खुद देखा क्वेश्चन को आते हुए उसको यार, तो उसमें सिर्फ उसने आपसे वो डिविडेंड की उसकी एंट्री डिस्कस नहीं की होगी, वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर ली, इसलिए क्वेश्चन दोबारा करने का फायदा नहीं है। ये तो क्वेश्चन नंबर 9, इससे अगला 19 आखिरी है ना, ये हो गया हुआ बेटा 18, लेकिन इसमें सिर्फ उसने आपसे वो डिविडेंड की बात नहीं डिस्कस की थी। हेलो सर 19 करवा दिया था, 18 में वैसे तो हो गया था, सिर्फ हमारा जफर को लीजिएगा, हमारा जफर को लीजिएगा। हाँ जी सर 14 to 19 होमवर्क में मिला था और हमने करने थे, अब जो नहीं है तो पूछना क्वेश्चन पूछने के आज आपसे। बेटा 19 क्वेश्चन डिस्कस हुआ था क्लास में सर 19 डिस्कस हो गया था, 18 भी डिस्कस हो गया था। नो सर 18 डिस्कस नहीं हुआ था, हमें होमवर्क में मिला था। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बंद कर दो इसको फिर। अच्छा ये देखिए मेरे साथ रहिएगा, हमारा भी साथ रहे और ये भी साथ रहे। ये 700 रुपया मेरे पास है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे पास जास्मीन है और उसकी सब्सिडरी, तो ये आपका पेरेंट है और ये आपकी सब्सिडरी है, और हमारे पास 700 रुपए का कैपिटल है। ये किधर गया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। 200 रुपए का जो शेयर कैपिटल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जरा आज चल के मुझे बताइएगा, आगे जाके दिखाइएगा नेक्स्ट पेज पे, ताकि मैं देखूं शेयर होल्डिंग कितनी है। तो उसने 75% शेयर्स दिए, ये देखें 75% शेयर्स दिए हुए। पीछे आ जाइएगा वापस, तो फिर 75% हिस्सा सीओसी में गया और 25% हिस्सा एनसीआई में गया। ये शेयर प्रीमियम चला गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स चली गई एस कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में, और ये कहाँ चला गया? जो हमारे पास एस लिमिटेड में। लोन फ्रॉम एसएल, एसएल से लोन लिया हुआ है 96 का, तो यहां पर लोन टू जेएल और लोन टू एसएल, तो 96 का ये फिगर हमने काट दी, और यहां पे 120 आ रहा है। 120 और 96 का डिफरेंस कितने का आ गया? 24। ये हमने स्टेप किया हुआ है ना पहले भी, ठीक है ना? आपस में कोई रिसीवेबल पेबल का लोन हो तो हम इस तरह कट कर देते हैं, और फिर 324 और 235 इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में ले गए, और फिर ये फिक्स एसेट्स को ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में ले गए, इनटेंजिबल को ऐड कर दिया, बैलेंस शीट में ले गए, ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले गए, इन दोनों को ऐड कर दिया और बैलेंस शीट में ले गए। ले जनाब बैलेंस शीट हमारी डिस्कस हो गई, और अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ गई। क्या था जनाब? हमने 75% शेयर्स लिए थे, और जो हमने 75% शेयर्स लिए थे उसकी हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या था? 10 मिलियन शेयर्स हमने 24 रुपीज के मुताबिक इशू किए, ठीक हो गया। और जो कैश पेमेंट थी वो 280 मिलियन थी, और इसके अंदर 10 मिलियन की जो फीस थी वो एडवाइजरी फीस थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइजरी फीस जो है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ऐड कर दी गई। हमारा क्या हम इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हैं? सर इसकी एंट्री होनी है कंसोलिडेटेड रिजर्व टू जी, कंसोलिडेटेड रिजर्व डेबिट, और सीओसी को हमने क्रेडिट कर दिया, तो आपका ये वाली एडजस्टमेंट का इफेक्ट सारा सीधा हो गया। एक्सीलेंट। एक्विजिशन डेट के ऊपर उसके जो नेट एसेट्स थे दे वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू, एक्सेप्ट एक इनटेंजिबल एसेट था जिसकी के ब्रांड था, वो 40 मिलियन का था, और उसकी हमारी किताबों में वैल्यू 25 की आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 15 मिलियन की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी है। तो हमने एंट्री क्या की? अपने पास ब्रांड को 15 मिलियन से डेबिट किया, और अपनी एस लिमिटेड के रिजर्व को 15 मिलियन से क्रेडिट कर दिया। और फिर अगली बात कहता है कि यूजफुल लाइफ जो ब्रांड की थी वो 5 साल थी, और फिर हमने यूजफुल लाइफ ऑफ ब्रांड के मुताबिक उसको 5 साल, तो हमने 2017 में एक्विजिशन की थी। आज हमारे पास 2017 के बाद हम किस साल में बैठे हुए हैं? दिसंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 1 साल की डेप्शन चार्ज करनी थी, तो मैंने क्या किया? मैंने मेरे पास जो ब्रांड था मैंने उसमें से 1 साल की डेप्शन, वो कितनी बनेगी? फिर मेरा ब्रांड कितने का था? 40 रुपए का था, तो 40 रुपए को 5 सालों पे अगर मैं मूव करूं तो कितना बनता है? ले लें डेप्रिसिएशन 15 का डिफरेंस है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5।
15 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 3। तो 3 से मैंने डेप्शन चार्ज कर दी, तो मैंने ये 3 रुपीज का भी इफेक्ट डाल दिया, और ये 3 की एंट्री क्या की, एसेट को मैंने क्रेडिट दे दिया और एस लिमिटेड को मैंने डेबिट दे दिया। अब आपके पास आपका जो एसेट था वो पहले 25 पे था, 25 के ऊपर आपका एसेट मौजूद था, ठीक है, जिस दिन, अब जाहिर सी बात है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस 25 के ऊपर तो डेप्शन चार्ज हो गई होगी, तो 25 के ऊपर भी 5 साल की डेप्शन चार्ज होगी ना, तो इसका मतलब ये 25 वाला भी 20 रह गया होगा, एम आई राइट? ठीक है। सो अब जो 25, चूंकि हमने डेट ऑफ एक्विजिशन को उसकी जो वैल्यू थी, डेट ऑफ एक्विजिशन को जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी वो 25 मिलियन थी, तो अब चूंकि हमारे पास हम आज की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मेरा वो एसेट जो उस दिन 25 का था उसके ऊपर 5 साल के मुताबिक डेप्शन चार्ज करनी थी, तो 25 में से 5 रुपए की डेप्शन तो चार्ज करके वो 20 रह गया, और 15 में से 3 रुपए की डेप्शन चार्ज कर दी, तो ये कितना रह गया? 12 रह गया। तो मेरी किताबों में कितने का आ रहा है? वो 32 रुपए का आ रहा है, ऐसा ही है? यस सर। लेकिन वो क्या कहता है, हमने इसकी जब एस्टिमेशन की तो ये 28 का रह गया। अगर ये 28 का रह गया तो इसका मतलब मुझे इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं अगली एंट्री 4 की करूंगा, और उससे मैं क्या करूंगा, एसेट में से 4 लेस कर दूंगा और एस लिमिटेड में इंपेयरमेंट फर्दर चार्ज कर दूंगा। एम आई राइट? यस सर। तो ये एडजस्टमेंट हमारी कोई ताल्लुक नहीं है इसका हमारे इस डिविडेंड से, ये सिंपल हमारी एडजस्टमेंट आ गई फेयर वैल्यू की, और उसमें इंपेयरमेंट का इफेक्ट डल गया। उसके बाद कहता जी हम अपनी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लेके चलते हैं। मार्केट प्राइस जो थी एसएल शेयर की 36 रुपए की थी जब मैंने एक्वायर किया, और विच हैज इंक्रीज्ड ₹2.40 ऑन 31 दिसंबर। ओ भाई, मेरे लिए इस पार्ट की कोई हैसियत नहीं है, अगर वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूं? एग्रीड? हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने 75% शेयर्स लिए थे, उन 75% शेयर्स के मुताबिक जो मुझे अपनी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो मैं 25% ऑफ द फिगर लूंगा उन नंबर ऑफ शेयर्स की, और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 36 रुपए से, और उससे मेरे पास ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरी फेयर वैल्यू निकल आएगी। अगर मेरी एनसीआई ऑन द डेट एट द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट कम है, तो मैं उसको 36 रुपए के बराबर ले आऊंगा, और अगर ज्यादा है तो मैं उसे कम कर दूंगा। ये वो एडजस्टमेंट है जो कि हम लोग कर चुके हुए हैं, और ये भी कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने ये भी आपसे पहले डिस्कस्ड है। नेट प्रॉफिट उन दोनों का इस साल का 200 मिलियन का है और 60 मिलियन का है, ये बताना जरूरी था, उसने हमें बताया। नॉर्मली तौर पे ये क्वेश्चंस जो हैं ये पिक किए जाते हैं जहां पर बैलेंस शीट और पीएल दोनों होते हैं। मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत होगी, क्योंकि हमने अपनी एक्विजिशन 1 जुलाई को हमने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कर ली थी, तो इसकी इस डाटा की कोई जरूरत मुझे नजर नहीं आती। लोन ग्रांट हुआ था 1 जुलाई को, और उसके ऊपर 10% का मार्कअप था। एक चेक था जो 30 मिलियन का था, वो इंटरेस्ट का था, हमने डिस्पैच कर दिया था, लेकिन वो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं था, और एसएल ने अपनी किताबों में इंटरेस्ट अक्रू ही नहीं किया, सब्सिडरी ने अपनी किताबों में इंटरेस्ट अक्रू ही नहीं किया। तो भाईजान, सब्सिडरी अपनी किताबों में इंटरेस्ट पहले अक्रू करे। अक्रू की एंट्री क्या करेगी? सब्सिडरी अपने कंसोलिडेट अपने एस लिमिटेड के रिजर्व को डेबिट करेगी और इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट करेगी। अक्रू हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल आ गया, उधर इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया, तो इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होंगे? आपस में क्रॉस हो जाएंगे। उसने आपस में दोनों के साथ ये इंटरेस्ट जो है ये क्रॉस हो जाएगा। ये कहता है एक चेक है 30 मिलियन का जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, वो डिस्पैच हुआ है, तो इसका मतलब कि जो मेरे पास ये फिगर आ रही थी 24 मिलियन की, इसमें से 30 मिलियन का अफेक्ट हमें नजर आ रहा है। वो 30 मिलियन का अफेक्ट हमने कैसे ट्रीट करना है, तो ये अभी आप अपनी फिगर यहाँ पे लेके चलेंगे, बाकी एंट्री कहीं ना कहीं और जाके बताएगा। 1 मई को उसने एक मशीन बेची 52 मिलियन की, जिसपे 12 मिलियन का गेन हुआ, लेकिन कोई पेमेंट अभी तक नहीं की गई। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो है वो भी 2 साल है। तो भाईजान, पहली तो बात यह है कि मशीन पे गेन, और गेन के मुताबिक अब जो मशीन बेची, एक तरफ पेबल आ रहा है, एक तरफ रिसीवेबल आ रहा है। पहली बात याद रखिएगा, पेमेंट नहीं की, तो 52 मिलियन का पेबल और रिसीवेबल, ये हम इसका मतलब को कहां मर्ज है? ये 52 मिलियन का पेबल और रिसीवेबल, ये जो मेरे करंट एसेट्स और मेरी करंट लायबिलिटीज है, यहां पे मर्ज है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये 52 मिलियन का तो रिसीवेबल और पेबल पहले नेट कर दीजिएगा, फिर जो 12 मिलियन का गेन हुआ है और फिर इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा, इसकी नेट की एंट्री निकालिएगा। चूंकि मशीन जो है वो पेरेंट ने बेची है, तो आप एंट्री क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे। एम आई राइट हमारा?
यस सर। ठीक हो गया जी। फिर कहता है जी हमने सेल्स की हैं 250 मिलियन की, 20% उसके ऊपर प्रॉफिट था। 250 मिलियन की सेल में से 60% वो हैं जो अभी तक हमारे पास बिकी नहीं है। तो 250 मिलियन की जो गुड्स थी उनका 20% का प्रॉफिट लें, उसका 60% आपका वो प्रॉफिट है जो अनरियलाइज्ड है, और इसकी एंट्री क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स को डेबिट करेंगे और अपने स्टॉक को उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। आखिरी एंट्री है आपकी, एसएल ने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 नवंबर को, जो हमने 2 जनवरी को पे किया। डिविडेंड जो है वो दोनों कंपनी ने अपनी अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया था। तो भाईजान आप डिविडेंड उसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है, मेरी किताबों में पेएबल आ रहा है। इसमें कुंडी सिर्फ ये है कि ये जितने रिसीवेबल्स हैं और जितने पेएबल्स हैं ये सारे के सारे किसमें मर्ज किए हुए हैं, करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में। तो एसेट और लायबिलिटी में से वो डिविडेंड की अमाउंट जो है उन दोनों को उठाएं, उठा के उनको एलिमिनेशन अकाउंट में लेके जाएं, और एलिमिनेशन अकाउंट के अंदर सब्सिडरी का जो डिविडेंड की फिगर है वो डेबिट वो क्रेडिट पे आएगी। जो पेरेंट की मतलब के फिगर है जो कि टोटल डिविडेंड का 75% होगा, वो आपके पास रिसीवेबल में आएगा, और जो उनका डिफरेंस निकलेगा उसको दोबारा आप एज अ डिविडेंड पेएबल अपनी किताबों में ले जाएंगे। मतलब इस सारी एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो ये वाली एडजस्टमेंट का रिसीवेबल पेएबल, इस एडजस्टमेंट का जो रिसीवेबल और पेएबल ये कहां पे मर्ज किया हुआ है, करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में। ये वो कुंडी है जो आपको तंग करेगी, जिसके ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। सो मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ बहुत डिटेल में जाऊं। आई वांट यू पीपल, अब आपको इस स्टेज के ऊपर इन सारी एडजस्टमेंट्स को ये पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो यहां पर आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट्स को इकट्ठा देख के चलना है। सिर्फ इसमें जो मैंने आपको हिंट किया वो हिंट ये है कि जितने रिसीवेबल और पेएबल्स हैं वो अकेले अकेले शो नहीं किए गए, वो सारे के सारे कोई जो रिसीवेबल और पेएबल यहां पर या रिसीवेबल और पेएबल यहां पे ग्रुप है। तो आप करेंगे क्या, जिस तरह मैं 52 मिलियन की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर जाएंगे, जो आपकी ये फिगर इकट्ठी लिखी होगी इसमें से 52 माइनस कर देंगे, और यहां से भी इसमें से भी 52 माइनस कर देंगे कि जनाब ये 52 और ये 52 हमारा कट गया आपस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल फिगर आ रही थी उसमें आपस का इंट्रा कंपनी के 52 दोनों लेस कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसने रिसीवेबल्स और पेएबल को मर्ज किया हुआ है, यानी कि रिसीवेबल्स के करंट एसेट्स के अंदर सारे रिसीवेबल मर्ज हैं, एस लिमिटेड से लेने वाले रिसीवेबल भी और बाकी भी, और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में एस के अंदर जो उसने पी को पे करना है वो भी शामिल है। तो ये इस तरह की एडजस्टमेंट पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिसीवेबल पेएबल सारे मर्ज कर दे। किसी एडजस्टमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया। आई वांट यू पीपल टू डू गो एट होम एंड रिजॉल्व इट। क्वेश्चन किसी ने अभी रेज हैंड किया है, देखिएगा किसका रेज हैंड है। असदुर रहमान साहब जाग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसमें ना जो ना ये रिटेनर नहीं लेता है सर, उसमें ना 20 लेता है, उस 20 की समझ नहीं आ रही कहाँ से ली। आगे चलो, कौन सा 20 लेता दिखाओ मुझे जरा। ये इसको बंद करना। क्या रिटेन अर्निंग दी हुई है उसने? तो 410 में 410 है ना, हाँ। उसमें 60 की पिछले की तो 20 में आता है सर। 20 क्या का क्या कुछ क्या समझ क्या नहीं आ रही। एक मिनट हौसला करके गाल कर, काली ना कर गालना। 410 में वो क्या लेता है, वो रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस 410 नहीं लेता। 410 ओपनिंग था ना, उसमें 60 हम जब अपनी प्री का वो हिस्सा निकालेंगे, सीओसी में निकालेंगे, वहां पर इश्यू आ रहा था। आगे चलो, उसकी वजह आपने वो फिगर देख ली है जो हमने वो 10 मिलियन की जो एडजस्टमेंट है वो कर लिया आपने उसमें से? सर वो 10 मिलियन की एडजस्टमेंट जो है ना, वो तो जानी वहां पर ना, उसे हाँ कहते हाँ हैं सीओसी में चले गई है सर। लेकिन जो रिटेन अर्निंग का जो पोर्शन लेके जाता है ना, वो उसके साथ इशू, वो अब निकालने का सिस्टम रहेगा फिर आगे। देखो 60 मिलियन जो था एसएल की किताबों का प्रॉफिट है इस साल का, 410 और पुराना था, 410 पुराना था। 410 माइनस 60, हाँ 350 आ गया सर। हाँ सर 350 को हम करेंगे अब इसका मतलब है सर, लेकिन 350 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना प्रॉफिट होगा? जाहिर बात 350 होगा, लेकिन 20 मिलियन का हमारे पास वो भी तो इफेक्ट आना है ना। वो किधर गया वो जो हमारे पास एक इनटेंजिबल एसेट की इंक्रीज थी, 15 मिलियन उसका भी। 15 मिलियन वो आ गई सर। हाँ
और सर जो आगे ये भी 15 मिलियन आ गया था और 20 मिलियन में और इसमें ले रहा है, वो पता नहीं 50 मिलियन 20 मिलियन कहाँ से ले रहा है, वो नहीं समझ आ रही। आप नहीं थोड़ा सा आगे तो सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा 350 टैली हो गया। 350 टैली, मेरा 15 भी टैली है। अच्छा, वो उसने 15 भी लिया हुआ है, उसमें 15 भी लिया हुआ है। उसके बाद वो उसके बाद 20 20 कोई और ले रहा है प्री एक्विजिशन के अंदर। सब प्री एक्विजिशन में। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मेरे मुताबिक अभी हमारे पास शेयर थे, कॉस्ट थी 24 मिलियन था, 10 मिलियन के थे। उसके बाद एक्विजिशन डेट को उसके एसेट की फिर वैल्यू ये थी, एक्सेप्ट वीएफए जो हमारा ब्रांड था उसकी खत्म हो गई बात। उसके बाद 36 मिलियन के ऊपर ये था, छोड़ दो। 260 थे हमारे इस साल के, लोन हमने ग्रांट किया था, चेक 30 मिलियन का दिया हुआ, ये भी हमारा साल का इशू है। यकम को उससे ये भी साल का इशू है। 250 मिलियन के हमारे पास सेल्स थी, ये भी साल का इशू है। आगे आइएगा जरा, मैं भी देखूँ 20 का ले रहा है, दिखाइएगा जरा कहाँ 20 ले रहा है वो प्री की वर्किंग में, दिखाइएगा कहाँ पे उसने की सर हुई है। नेट एसेट ऑफ एसएल के चाहिए सर, ये ना 370 उसने लिखा ना, उसमें प्लस 20 करता ना, 4 10 370 -60 प्लस नीचे, ये बिल्कुल ये 20 ये वाला यार इसमें 15 उसने लिया हुआ है वो ब्रांड की तो अमाउंट का। वो नीचे है ना सर, ये जो ऊपर से हाँ, किया 370 लेता, मेरा 350 200 आता का, है ये वाला। 200 का नहीं आने 350 है, 200 का शेयर कैपिटल है। रिटेन अर्निंग जो है वो 370 की है, 410 मनफी 60, और उसमें ये जमा 20 कर रहा है। 15 हमारे पास फेयर वैल्यू की इंक्रीज आती है, और वो तो अमोर्टाइजेशन और बाकी सब जगह पर है। पीछे दिखाइएगा जरा मुझे दोबारा से कोई चीज़ ऐसी 20 की पीछे दिखाइएगा जरा। और 20 हमारे पास सब्सिडी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एसएल 520 की, वो तो हमारे पास जो 10 मिलियन का फर्क है वो सिर्फ उसको आएगा, सही कह रहे हैं। लोन की फिगर आ गई, करंट एसेट्स आ गए, शेयर कैपिटल आ गया 200 का, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आगे आइएगा एडजस्टमेंट्स में 75% शेयर्स दिए थे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10 मिलियन के हमारे पास ऑर्डनरी शेयर्स थे फॉर ₹24, और कैश पेमेंट थी हमारी 280 की। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है, कोई ताल्लुक नहीं नेट एसेट्स के साथ। एक्विजिशन डेट के ऊपर देवर इक्वल टू फेयर वैल्यू, सिर्फ उसने एक्सपेक्ट हमारे पास ये था, तो इसका 15 मिलियन उसने ले लिया हुआ है। इसको भी हमारे पास कोई फर्दर रेवेन्यू मिलती तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे थी, उसके मार्केट प्राइस 36 थी। एनसीआई फेयर वैल्यू का कोई हमारे पास प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के ऊपर तो हमारी एंट्री हम इसकी एंट्री करते हैं, एनसीआई को अफेक्ट देते हैं, और दूसरा अफेक्ट हम देते हैं सीओसी को। या ये 20 वहां से तो नहीं आ रहा ये सर मैं निकाल रहा हूँ 20। हाँ जी, इसको सर नहीं, देखो ना। वहां से भी नहीं, इसने नहीं आया था सर, मैंने वहां से निकाला था, एनसी 180 की बनती थी। सर जब एनसी 180 की बनती थी तो 15 वहां से वो हो गया, ब्रांड का लेस हो गया, 200 शेयर प्रीमियम लेस हो गया, ठीक है ना। तो सर यहाँ से भी जाके ना फिर भी हमें रिटेन अर्निंग तो यहाँ पर भी चाहिए थी, ओपनिंग वाली रिटेन अर्निंग क्या थी वहाँ उस दिन भी आती है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग का इससे इफेक्ट तो कोई नहीं बनता ना, 36 का क्या इफेक्ट ये बनेगा। ये तो हमने इसको तो हमने एनसीआई को और सीओसी को इसका इफेक्ट देके चलना था ना, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। फेयर वैल्यू के ऊपर मैंने हमने वो उसने नहीं, वो तो देखो बात ये है कि तुम तो नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हो ना, तो इसी के साथ जी तो तुम सर 36 को कंपेयर करोगे, तो वो तो उसमें 20 ले रहा है ना कोई चीज। जेएलएसएल ने नेट बिल्कुल। प्रॉफिट शो किया 200 का 60 का, कैरीज मार्कअप ऑफ 1 जुलाई 2017, ठीक है। मार्कअप चेक और भी 30 मिलियन इंक्लूड्स इंटरेस्ट वाज डिपॉजिट। ये एंट्री हमारी 1 जुलाई जनवरी से बात की है, ये मई की एंट्री है। नीचे हमारे पास 250 मिलियन 20% ला। आगे चलना मैं दोबारा खाना जरा, मैं सिर्फ देखूं कि ये अगर वो बैलेंस शीट टैली पीछे पीछे सोल्यूशन पे आ रहा मैं वो, तो फिर 20 का दूसरा इफेक्ट कहाँ ले रहा है वो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 330 मनफियात 12 फला। इंटेंजिबल एसेट्स में देखता हूँ, करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। शेयर प्रीमियम कंसोलिडेटेड रिजर्व की वर्किंग देखता हूँ। करंट लाइबिलिटीज में 20, ये करंट लाइबिलिटीज में 215 मनफी 15। ये 20 क्या चीज़ है जिसका 75% ले रहा है वो। सर 20 सर वो इंटरेस्ट नहीं हमें सर कहाँ ले रहा वो बैलेंस शीट में बैलेंस इंटेंजिबल एसेट 20% जो थे। नहीं, करंट सर लाइबिलिटीज 15 आया वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर 324 जमा 325 मनफी 15 मंथ 15-20 विद इन ब्रैकेट 20 का 75%। ये क्या चीज है? JLSL लोन भी कहीं पर दिखा नहीं जा रहा था उसमें, इंटरेस्ट दिया हो increase in fair 20% value, ऑफ कॉस्ट नहीं। impairment of the brand, increase in fair value of the brand not amortized, 15 में से 3 हो गया। तो आगे चलो जरा। कैश की हमारे पास गुडविल कैश कंसिडरेशन में से मनफी कर दिया। इशुएंस ऑफ शेयर हमारे पास आ गए। फिर वैल्यू ऑफ एनसीआई 25% का, ठीक है। 20 रुपये का शेयर 36 आ गई। फिर वैल्यू नेट एसेट्स आ गई। भाई इसका उसने फैक्ट कंटेस्ट में भी लिया हुआ है 15-15 का।
लिया करंट हुआ है एसेट ना। में 15 का इफेक्ट लिया ना, करंट लायबिलिटी में 15 का भी लिया, और इसमें ओपनिंग में 20 का लिया है। हाँ, ये कोई 20 कुछ रुपीज तो की 20 रुपीज की कोई चीज है जो कि उसकी एडजस्टमेंट मिस कर गया। मिस कर दिया। मैं वो वही फिर कह रहा ऐसी हूँ। है कि वो उसकी लायबिलिटी भी थी और उसकी वो भी थी, दूसरी भी थी, हाँ पेएबल भी थे, हाँ, तो उसकी ओपनिंग ये वैल्यू थी, इस तरह की देखो होगी ना, फिर वो वाली फिर। 20 की अमाउंट जो थी वो हमारे पास, पता क्या है, ये 370 में से वो 60 रुपये मनफी कर रहा है, 410 में से 60 रुपये मनफी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गए, 60 रुपये इस साल के प्रॉफिट हैं। 20 रुपये की कोई ऐसी एडजस्टमेंट मुझे तो नजर नहीं आ रही। आई डोंट फाइंड एनीथिंग मैं एंट्रीज। 2 घंटे खपाऊँ इसके ऊपर। ये क्यूम साहब से पूछ लें, इसका 20 रुपये की एंट्री, ये वाली 20 रुपये की एंट्री की बात कर रहे हैं। ये 20 रुपये की फिगर कहाँ से आ रही है, पीछे आइएगा जरा। और इसका जो इसने इफेक्ट लिया है ना, वो ये लिया है। और एसेट्स में कहाँ लिया है, एसेट्स में भी उसने उसको ये लिया है। ये कोई एडजस्टमेंट है जो मेरे मुताबिक 20 रुपये का 70% एसेट में रिसीवेबल और 20 रुपये का 75%, हमारे पास कोई रिसीवेबल पेबल इतने का नहीं आ रहा, तो उसने उसमें से 15 करके एडजस्ट कर दिया। तो हाथ खड़ा कर रहा है, पूछिएगा जरा हबीब। सर ये जो 75% ले रहा है ना 20 का, सर ये तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर रहा है। ऊपर बंद करो, तस्वीर बंद करो। ये डिविडेंड की अमाउंट है 20 रुपीज की। जी सर। सर नहीं सर, ये जो यहाँ पर कर रहा है ना लाइबिलिटीज और एसेट के अंदर, सर यहाँ पर जो कर रहा है ना 15 की, ये उसकी डिविडेंड की कर रहा है ट्रीटमेंट। पीछे आना जरा, पीछे आना जरा। तो सॉरी, फिर ओपनिंग में फिर था हमारा क्या फिर, एसएल डिक्लेयर इन टर्म का डिविडेंड 10% में बॉब ऑफ है, तो 17 बीच बार पेड ऑन 2 जनवरी 2018। डिविडेंड हैज करेंटली बीन रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। सर फिर ओपनिंग इसमें क्या फैक्ट एक आ मिनट गया, ठहर अगर तो उसने जा, अब देना तो। हौसला दे कर, हौसला कर, आगे चलना, आगे चलना। तो ये कर रहा है 410। ये पता क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। वो कहता है मेरा इस साल का जो क्लोजिंग प्रॉफिट है वो 410 का है। जी सर। वो कहता है मेरा प्रॉफिट इस साल का टोटल आज का 410 का है, ठीक है। और मेरा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था, ये मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर है। 60 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इसमें से 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 20 रुपए मैंने डिविडेंड के मनफी कर दिए। जब 60 में से मैंने 20 रुपए डिविडेंड के मनफी कर दिए, तो फिर मेरे पास फिगर क्या आई, 40। तो इसका मतलब कि ये 40 जो है उस फिगर ने मेरे इस फिगर के प्रॉफिट को इंक्रीज किया, तो फिर ओपनिंग फिगर क्या आई, 370। ये कर रहा है। इट इज क्लियर, बात समझ आई। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो बिफोर डिविडेंड है ना, जी सर। तो वो उसमें वो डिविडेंड का प्रॉफिट ऐड करके कि 60 रुपया बिफोर डिविडेंड है, तो 410 के जो बैलेंस शीट में जो फिगर आती है प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, लेकिन बैलेंस शीट में तो डिविडेंड पेमेंट करने के बाद फिगर आती है कि नहीं आती। जी सर बिल्कुल ऐसे बेसिकली ये 20 रुपीज जो है ये डिविडेंड की अमाउंट है। गॉट इट? यस सर, ठीक हो गया। ओके जी, टैली हो गया। तेरे यस सर, एक तेरे पॉइंट छोटा सा और तेरे भी था। 2 घंटे खपने की वजह समझ आ गई। और सर पूरा क्वेश्चन में ऐसे ना काफी था सर, और ये क्वेश्चन है पीछे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये करने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन ग्रिप से कर ले, समझो कंसोलिडेशन खत्म होगी उसके लिए। हाँ जी, और क्या पूछते हैं? अब 6:15 हो गए हैं, ये भी देखिएगा जरा, मैंने भी घर पहुंचना है। कोई मसला हमारे पास। अच्छा, कस्टमर जो 16 है ना, उसके अंदर ना ट्रांजैक्शन एक्सचेंज होती है। मुझे इस तरह नहीं पता उसमें सर एक्सचेंज होती है सर, वो कंसेप्ट दे दें आप प्लीज। आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन समझ आ गई तुम्हारी बात। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का तरीकाकार ये होता है कि जो हमारे पास आने वाली चीज होती है वो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। बस हिंट ये है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमारा एसेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड होता है। इसके मुताबिक वर्किंग करके देखो। आपके साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस हो गया था, ये वाली बात डिस्कस नहीं हुई थी। आपको जो 2-3 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन अब 17, 16, 14
ये क्यूम साहब जिस तरह मैंने आज डिस्कस किया आपके साथ ये सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, ये बात होगी कि हमने इन क्वेश्चंस में चूंकि मैंने आपके साथ लोन और मैंने आपके साथ डिविडेंड की एंट्रियां डिस्कस नहीं की थी, वो मैंने आज आपसे डिस्कस कर ली। तो अब इन एंट्रीज को नोट्सों के बजाय इन एंट्री से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फायजा कंवल लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं बात कंक्लूड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फायजा। सर वो उसके अंदर ना सर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं देता सर, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है ना सर, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर ना सर वो फेयर वैल्यू बताता नहीं एसेट्स की। ये सवाल नंबर कौन सर सा तो फिर कैरी में सर ये क्वेश्चन नंबर सर 15 है। कहा कि 15 नंबर क्वेश्चन हम सब आपसे डिस्कस कर लेंगे। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन दोनों ना दी हो तो फिर हम आने वाले एसेट को भी जाने वाले एसेट की कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं। सर जो ठीक है सर, मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था जी सर। ऐसे सर जो बिल्डिंग वो जो हम एसेट दे रहे थे ना, मैंने सवाल नहीं पढ़ा, आपके ऐसे रिकॉर्ड करने से जवाब आ गया सर। वो मैंने निकाला पर मुझे ये नहीं पता वो ठीक है कि नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि आने वाले एसेट पे रिकॉर्ड करना है कि जाने वाले, तो जाने वाले पे रिकॉर्ड करते हैं। जी ठीक है सर, डन हो गया सर। उस क्वेश्चन को अगर फेयर वैल्यू नहीं दी हुई तो ये अज्यूम करके चलो कि नो फेयर वैल्यू इज बीइंग अवेलेबल, तो फिर द एसेट गिवन अप, द इनकमिंग एसेट वुड बी रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप एज पर आईएस 16। हां जी सर, एसेट सही हो गया। यानी कि आपने कोई गेन नहीं रिकॉर्ड करना, कोई लॉस नहीं रिकॉर्ड करना, कुछ नहीं रिकॉर्ड करना, भूल जाए कि वो एडजस्टमेंट वहां पर है। इससे ज्यादा आसान बात क्या कह दूं? सही है सर, थैंक यू सर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मैंने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ तो उसको आप जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 14, 16 जो रहते हैं आपके, वो भी क्यों सब डिस्कस करके चलेंगे। यहां पर मेरे एंड के ऊपर कंसोलिडेशन वाली जो बात है, एंट्रीज के तक वो कंक्लूड है। गो एट होम एंड डू द क्वेश्चंस। काफी टाइम ऊपर हो चुका हुआ है, मैं फर्दर क्वेश्चंस नहीं लूंगा। नाउ फ्रॉम माय साइड इट इज बीइंग एंड। आपके साथ ईद के बाद मुलाकात होगी और ईद के दिनों में कोशिश कीजिएगा ये 3-4 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। कंसोलिडेशन की हमारी एंट्रीज यहाँ पे कंक्लूड होकर चलती हैं। इन 3-4 क्वेश्चंस में अगर कोई चीज ऐसी आती है तो अभी हम उसके ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे, लेक्चर करेंगे, और अगर हमारी कोई चीज नहीं आएगी तो फिर हम अपना जो ये कंसोलिडेशन का अगला पोर्शन है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो एरिया है, हम उस एरिया के ऊपर जाके बात स्टार्ट करके चलेंगे। एनी हाउ जी, ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।